हेलो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस बजट पेश किया है पार्लियामेंट में। तो उस बजट में बहुत सारी डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स डिस्कस की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं। प्लीज़ नोट कि जो भी अमेंडमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो अभी अमेंडमेंट्स नहीं है, वो फाइनल नहीं है, अभी सिर्फ वो प्रपोज स्टेज पे है क्योंकि अभी सिर्फ बजट पेश हुआ है। तो सबसे पहले सर फॉरेन कंपनीज पे 40% का जो टैक्स रेट लगता है, फॉरेन कंपनी पे 40% टैक्स लगता है, उसको रिड्यूस करके 35% कर दिया गया है। नेक्स्ट है सर आपका बायबैक। बायबैक पर टैक्स कैसे लगता था? जैसे कोई इंडियन कंपनी है, उसने अपने शेयर होल्डर्स को इशू किए हुए थे, उस उन शेयर्स को अगर वो बायबैक करती थी तो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि जिस प्राइस पे शेयर होल्डर्स ने शेयर्स बाय किए थे और जिस प्राइस उन्होंने सेल किए हैं, मतलब शेयर होल्डर्स के हाथ में जो इनकम आती थी उस पर इंडियन कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था, दैट इज बायबैक टैक्स होता था। बजट में क्या बोला गया है कि उसको एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। तो बायबैक टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, बायबैक टैक्स को हटा दिया गया है और उसकी जगह जो भी टोटल अमाउंट शेयर होल्डर्स को पे होगा उसको एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा और इंडियन कंपनी को उस पर टीडीएस करना पड़ेगा। तो बायबैक टैक्स हटाने का प्रोविजन डाला गया है। उसके बाद आपका एंजल टैक्स के प्रोविजन हटा दिए गए हैं। सर एंजल टैक्स क्या था? कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर्स इशू करती थी तो उसको वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा जितना भी पैसा मिलता था वो प्राइवेट कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसे हम एंजल टैक्स बोलते थे। तो अब इस बजट में इस एंजल टैक्स को हटाने की बात कही गई है। उसके बाद कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन्स में बहुत मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग। तो कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर जो गेन आ रहा है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, वो डिपेंड करता है उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग पे। तो पहले 3 क्राइटेरिया होते थे, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। 36 मंथ्स को डिलीट कर दिया गया है और अब सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया बचे हैं, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। तो बेसिकली लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इनको 12 मंथ्स की कैटेगरी में रखा गया और बाकी सभी एसेट्स के लिए 24 मंथ्स की कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद जो टैक्स रेट्स हैं, कैपिटल गेन टैक्स रेट्स में भी चेंजेस कर दिए गए हैं। जी हाँ सर, अब क्या होगा, अब सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो ट्रिपल वन ए सेक्शन ट्रिपल वन ए में होता था 10%, वो किस पे था? लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड इक्विटी एंडेड म्यूचुअल फंड्स पे जो 10% का टैक्स रेट था उसको इंक्रीज करके 20% कर दिया गया है। जी हाँ, लिस्टेड शेयर्स पे उसको 20% कर दिया गया है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स थे सेक्शन 112 में और सेक्शन 112 ए में कितना था? 20% और 10% थे, उनको अब 12.5% कर दिया गया है। ठीक है जी, उनको अब 12.5%। तो अभी क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे 20% टैक्स रेट हो गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5% हो गया है। अनदर अमेंडमेंट इज सेक्शन 112 ए में लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे जो कैपिटल गेन्स आता है उसमें आपको 1 लाख रुपए तक की एग्जामेशन थी, उसको इंक्रीज करके 1,25,000 कर दिया गया है। एग्जामेशन को 1,25,000 कर दिया गया है। एक और जो बहुत बड़ा मेजर चेंज है वो ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, अब वो इंडेक्सेशन को डिलीट कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा ड्रेस्टिक चेंज है और बहुत डेंजरस भी है, मतलब इसके बहुत सीरियस इंप्लीकेशन होने वाले हैं कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी पर। तो इंडेक्सेशन प्रोविजंस को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद जो एसटीटी दूसरा एक गिफ्ट सेक्शन 47 होता है जिसमें कि आपके गिफ्ट जो आप देते हो तो वो आपके टैक्सेबल नहीं होते, तो गिफ्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होते थे। अब इस एग्जामेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है टू इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ ओनली। मतलब अब सिर्फ गिफ्ट की एग्जामेशन रहेगी ओनली इन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में। इनके अलावा अगर कोई भी गिफ्ट देता है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है और उस पर कैपिटल गेन के इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे। सर उसके बाद टीडीएस में कुछ चेंजेस आए हैं। हमारे टीडीएस के सेक्शन है 194H। 194H क्या है? कमीशन का। कमीशन पे 5% टीडीएस होता था, उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 194O था एक, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो था वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को जब पे करता था तो उसमें से वो आपका 1% टीडीएस करता था, उस 1% को 0.1% कर दिया गया है। एंड देन टीडीएस रिटर्न्स, हम रिवाइज्ड टीडीएस रिटर्न्स कभी भी फाइल कर सकते थे, उसमें कोई टाइमलाइन नहीं थी, लेकिन उसकी अब टाइमलाइन डाल दी गई है। उन्होंने बोला है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ओरिजिनल टीडीएस रिटर्न फाइल करी है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के बाद सिर्फ अगले 6 साल तक आप रिवाइज टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद आप रिवाइज्ड टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। देन पर्सनल टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सर जो न्यू रेजिम है, जो हम न्यू रेजिम ऑप्ट करते हैं 115 बीएसी के अंदर, अब उसके अंदर आपके टैक्स स्लैब्स को चेंज कर दिया गया है। सर टैक्स स्लैब्स उसमें अपडेट कर दी गई है। तो टैक्स स्लैब्स क्या है सर? अप टू 3 लैक्स
कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 3 लाख से 7 लाख तक 5% कर दिया गया है। 7 लाख से और 10 लाख तक 10%, और 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख के ऊपर 30%। तो टैक्स स्लैब्स को रिवाइज कर दिया गया है। एक आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 की, उसको इंक्रीज करके 75,000 कर दिया गया है। ये मैं सिर्फ न्यू रिजीम की बात कर रहा हूँ, जो लोग ओल्ड रिजीम में उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन भी चेंज नहीं हुई है, कोई स्लैब भी चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद आपको जो फैमिली पेंशन मिलता था, उस इनकम से जो आपकी डिडक्शन मिलती थी 15,000 की, उसको भी इंक्रीज करके 25,000 कर दिया गया है। एंड देन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था नेशनल पेंशन स्कीम में, उसमें 10% तक की आपको डिडक्शन मिलती थी, उसको भी इंक्रीज करके 14% कर दिया गया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इंकरेज करना चाह रही है टैक्स पेयर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओल्ड रिजीम छोड़ करके न्यू रिजीम में जाएं। एंड इक्वलाइजेशन लेवी, एक इक्वलाइजेशन लेवी होती है जो आपकी ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो अगर ई कॉमर्स के थ्रू अपना कोई भी ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, तो उसको 2% इक्वलाइजेशन लेवी पे करना होता था। इस इक्वलाइजेशन लेवी को विदड्रॉ कर लिया गया है। मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि ये जो भी चेंजेस हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये अभी बजट में है, मतलब बिल में आया है, ये अभी एक्ट नहीं बना है। अभी इन पे डिस्कशंस होंगे और बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर, एंड उसके बाद जो भी आपका वो म्यूचुअली उसको अप्रूव करते हैं, एंड देन जो प्रेसिडेंट की जब एसेट मिलती है, फिर ये फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, एंड देन ये आपकी अमेंडमेंट्स फाइनलाइज हो जाएंगी। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।